हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोगों का ऑल इंडिया स्टडी में स्वागत है। तो आइए आज हम पढ़ेंगे यूपी टेट का हिंदी। यह प्रैक्टिस सेट नंबर 7 है जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो संभावित प्रश्न आते हैं उसको लिया गया है। जो पिछले सालों में पूछे गए प्रश्न है उसी के आधार पर क्वेश्चन को लिया गया है और इसमें प्रीवियस ईयर का भी क्वेश्चन है। टोटल 50 क्वेश्चन है। तो आप लोग प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर देते हुए चलिए, देखिए आप लोगों का कितना सही हो रहा है। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 है, सच्चिदानंद शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर 1 है सच्ची प्लस आनंद, बी है सत्य धन चित्त धन आनंद, और सी है सत्य धन चित्त धन आनंद, और डी है सच धन चित्त धन आनंद। तो देखिए इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, सत्य धन चित्त धन आनंद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ये कौन सी संधि होगी, यह व्यंजन संधि होगी। ठीक ना। आइए प्रश्न नंबर 2 देखेंगे। त्रिलोचन में कौन सा समास है। ऑप्शन नंबर 1 है अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहिभाव समास और तत्पुरुष समास। तो देखिए त्रिलोचन नाम से क्या हो रहा है, जिनके 3 आँख है अर्थात भगवान शिव। तो इससे क्या पता चल रहा है, किसी विशेष शब्द दूसरे का अर्थ निकल रहा है, तो ये हो जाएगा बहुव्रीहि समास में आता है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए क्या होता है कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे का अर्थ जब निकालते हैं या संकेत करते हैं तो वो बहुव्रीहि समास होता है। ठीक ना। अगर बहुव्रीहि अगर नहीं रहेगा, अगर संख्या वाला रहेगा तब, मान लीजिए संख्या वाला हो जाए तब द्विगु समास होगा। ठीक ना। जैसे चौराहा, लबोंदर, और चौराहा हो गया, लबोंदर तो बहुव्रीहि हो जाएगा, लंबोदर। ठीक ना। और जैसे मान लीजिए चौराहा मान लीजिए, और बहुत से उदाहरण है। आइए प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। 2 तो हो गया, तीसरा देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम है। गधा, गाय, घड़ा, ग्राहक। तत्सम पूछ रहा है, गाय, घड़ा, ग्राहक। जो ग्राहक है यह क्या है, तत्सम शब्द है। ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अट्टालिका का सही तद्भव रूप निम्नलिखित में से क्या होगा। अट्टाला, अटारी, कमरा, छत। तो देखिए इसका जो सही होगा अट्टारा, नहीं अटारी हो जाएगा। ठीक ना, सॉरी। इसका जो तद्भव रूप हो जाएगा अटारी। देखिए क्या होता है, अट्टालिका का समय के साथ रूप बदलता है। ठीक ना। तो यह हिंदी में अटारी हो जाता है, जिसका अर्थ क्या होता है, मकान का ऊपरी हिस्सा या कोठी या कोठा होता है ना। प्रश्न नंबर 5 देखेंगे। अभिमान शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। अ, अब, अभी, अभी। अभिमान, मान ना, तो अभी का। अगला क्वेश्चन देखेंगे। घबराहट शब्द में कौन सा प्रत्यय प्रयुक्त हुआ है। ट, हट, आहट, राहट। घबराहट, राहट, घबराहट मतलब आहट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए इधर उधर गाना बज रहा है, डीजे, थोड़ा सा फंक्शन है बगल में, तो थोड़ा आवाज़ सुनाई देगी तो उसको निगलेक्ट करिएगा आप लोग। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हमेशा बहुवचन में ही प्रयुक्त होता है। पुस्तक, लड़का, प्राण और पौधा।
तो देखिए पौधा का तो होता है पेड़, प्राण का प्राणे तो नहीं कहते प्राणे सबका गया, प्राणी सबका गया, प्राणे ऐसा तो होता नहीं। पुस्तक का क्या होता है? पुस्तकी होगा, पुस्तकी एक वचन है, ठीक ना। पुस्तके बहुवचन हो जाएगा। लड़का का लड़की हो सकता है, लड़के हो सकता है, लड़का का लड़के होगा, लेकिन प्राण का प्राणे नहीं बोला जाता है, प्राण ही बोला जाता है। तो ये हमेशा बहुवचन में प्रयुक्त होता है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बिल्ली छत से कूद पड़ी, इस वाक्य में कौन सा कारक है? अधिकरण कारक, कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक। कह रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी। बिल्ली कहाँ से कूदी? छत से। अलग नहीं हो रहा है कि अलग हो रहा है? मान लीजिए बिल्ली छत पर से कूद गई तो अलग ही हो रहा है ना, तो अपादान कारक हो जाएगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 9 देखेंगे, भीड़ शब्द में व्याकरण की दृष्टि से कौन सी संज्ञा है? भीड़ जातिवाचक संज्ञा, बी है समूहवाचक संज्ञा, सी है भाववाचक संज्ञा और डी है द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखिए जो भीड़ है यह एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी, ठीक ना। प्रश्न नंबर 10 देखेंगे, कोई आ रहा है, इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो जो कोई है ना यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा, ठीक। क्लियर नहीं है कि कौन है, इसीलिए। प्रश्न नंबर 11 देखेंगे, अज्ञ शब्द का सही विलोम शब्द क्या होगा? विज्ञ, सर्वज्ञ, अल्पज्ञ, अनध। अज्ञ, अज्ञ मतलब विज्ञ। अज्ञ का अर्थ होता है जो कुछ न जानता हो अर्थात मूर्ख हो, और विज्ञ का मतलब होता है जो विशेष रूप से जानता हो, विद्वान हो, ठीक ना। प्रश्न नंबर 12 देखेंगे, यातु धान का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? आग, अश्व, वसन, राक्षस या निशाचर। तो यातु धान का जो पर्यायवाची शब्द होगा वो क्या होगा? राक्षस होगा, ठीक ना, निशाचर। यातु धान का अर्थ होता है राक्षस, दानव, असुर, निशाचर, ठीक ना। अच्छा बताइए आग का क्या होता है? अनल। अश्व का क्या होता है? घोड़ा। वसन का क्या होता है? कपड़ा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 13 देखेंगे, जो युद्ध में स्थिर रहता है वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर 1 युधिष्ठिर, युद्ध स्थिर, बी है युधिष्ठिर और सी है युद्धवीर और डी है यशस्वी। तो जो युद्ध में स्थिर रहेगा वो क्या कहलाएगा? युधिष्ठिर कहलाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 14 देखेंगे, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर 1 अनधिकार, बी है अनाधिकार, सी है अनधिकार और डी है अनअधिकार। तो शुद्ध वर्तनी क्या होगा? अनाधिकार होगा कि अनधिकार होगा? तो देखिए जो शुद्ध होगा इसमें अनधिकार होगा, ठीक ना, अनधिकार। ऑप्शन नंबर ई करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 15 देखेंगे, उसने कहा कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य, मिश्र वाक्य, निषेध वाक्य। देखिए उसने कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो यह क्या है? मिश्र वाक्य है। क्या है? मिश्र वाक्य है। उसने कहा, कोई कहा मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक ना। प्रश्न नंबर 16 देखेंगे, काठ की हाड़ी बार बार नहीं चढ़ती, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? काठ की हाड़ी
बार बार नहीं चढ़ती। तो ऑप्शन नंबर 1 है लकड़ी के बर्तन में खाना नहीं बनाना चाहिए। बी है छल कपट का व्यवहार हमेशा नहीं चलता। दुर्भाग्य की बार बार नहीं होती। और लकड़ी की हाड़ी जल्दी जल जाती है। तो देखिए काठ की हाड़ी बार बार नहीं चलती है, मतलब हमेशा खाना जो है हमेशा छल कपट नहीं काम करेगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 17 देखेंगे। दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? भूख लगना, बी है दांत में दर्द होना, सी है आश्चर्यचकित होना, और डी है बहुत गुस्सा। तो दांतों तले उंगली चबाना, तो इसका मतलब क्या होगा? दांतों तले उंगली चबाने का आश्चर्यचकित होना, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 18 देखेंगे। हिंदी वर्णमाला में अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं? य र ल व, स स स, च छ ज, छत्रज्ञ। तो देखिए य र ल जो अंतस्थ व्यंजन है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ओ और औ का उच्चारण स्थान निम्नलिखित में से क्या है? कंठ तालव्य, दंतोष्ठ, कंठोष्ठ, मूर्धन्य। ओ औ तो क्या होगा? ओ औ तो कंठोष्ठ हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 20 देखेंगे। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया का चयन कीजिए। रोना, हंसना, दौड़ना, लिखना। सकर्मक क्रिया क्या होती है? देखिए रोना जो है यह अकर्मक क्रिया है, हंसना अकर्मक क्रिया है, और दौड़ना भी अकर्मक क्रिया है। लेकिन सकर्मक क्रिया जो की जाती है, तो लिखना क्या है? सकर्मक क्रिया आ जाएगी। प्रश्न नंबर 21 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बच्चों के व्यवहार के सभी नियम रटवाना नहीं, ऐसा बात नहीं है। विभिन्न परिस्थितियों में भाषा का प्रभावी प्रयोग करने की क्षमता का विकास करना, ये ठीक है, ठीक ना। तेज गति और गद्यांश 100% अंक प्राप्त लाना, ये सब नकारात्मक होता है। प्रश्न नंबर 22 देखेंगे। भाषा अर्जन के संबंध में कौन सा कथन पूर्ण सत्य है? ऑप्शन नंबर 1 है यह एक सचेतन और नियमबद्ध प्रक्रिया है। बी इसके लिए विद्यालय और व्याकरण की पाठ्य पुस्तक अनिवार्य है। सी यह सहज, स्वाभाविक और अवचेतन रूप से परिवेश के माध्यम से होता है। और डी यह केवल नकल करके ही संभव है, इसमें समाज की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? यह एक सहज, स्वाभाविक और अवचेतन रूप से परिवेश के माध्यम से होता है। भाषा अर्जन जो होता है कहीं भी सीख सकते हैं, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। भाषा शिक्षण की कौन सी विधि बालकों को पहले विशिष्ट उदाहरण देती है, फिर सामान्य नियम की ओर ले जाती है? तो देखिए ये जो पहले उदाहरण फिर नियम, तो कौन सी हो जाएगी बताइए? ये CDP में भी है, मैथ में भी है, हिंदी में भी आ गया। तो बताइए आगमन विधि, ठीक ना। नियम विधि में पहले नियम निषेध क्या होता है? निगमन, ठीक ना। प्रश्न नंबर 24 देखेंगे। बच्चों की भाषाई क्षमता के क्रमिक विकास का रिकॉर्ड रखने में सबसे अधिक सहायक उपकरण कौन सा है? तो देखिए ऑप्शन नंबर 1 है लिखित परीक्षा की उत्तर पुस्तिका, बी है पोर्टफोलियो, सी है गृह कार्य की डायरी, और डी है मौखिक प्रश्नोत्तर की सूची। तो देखिए इसका जो सही जवाब क्या हो जाएगा? पोर्टफोलियो। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा इसका। प्रश्न नंबर 25 देखेंगे। डिस्ग्राफिया से ग्रसित बच्चों को मुख्य रूप से किस क्रिया में कठिनाई होती है? पढ़ने में, लिखने में,
गणितीय गणना करने में, सुनने में। डिस्ग्राफिया, जब ग्राफिया आ जाएगा, ग्राफ बनाते हैं, ग्राफ कैसे बनाते हैं, लिख कर ही बनाया जाता है, कलम से ही, तो लिखने में, ठीक ना। प्रश्न नंबर 26 देखेंगे। भाषा की कक्षा में बहुभाषिकता को शिक्षक द्वारा किस रूप में स्वीकार किया जाना चाहिए? ऑप्शन नंबर 1 एक बहुत बड़ी बाधा और समस्या के रूप में, बी है एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन के रूप में, सी कक्षा को अव्यवस्थित करने वाले तत्व के रूप में, और डी है एक ऐसी स्थिति जिसे तुरंत नज़रअंदाज कर देना चाहिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक अत्यंत मूल्यवान संसाधन के रूप में। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26 हो गया, 27 देखेंगे। भाषा के संदर्भ में व्यापक मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर है केवल साल के अंत में बहुत लंबी लिखित परीक्षा लेना, ये तो है नहीं। केवल आ गया तो नकारात्मक मान लो। भाषा के चारों कौशल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना और उनके व्यवहारिक प्रयोग का आकलन करना, ये बात ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 28 देखेंगे। नोआम चॉम्स्की के अनुसार बच्चों में भाषा सीखने का एक जन्मजात साधन होता है जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भाषा शिक्षण यंत्र, भाषा अर्जन युक्ति, सामाजिक अंतःक्रिया, संज्ञानात्मक मानचित्र। करा जो चॉम्स्की के अनुसार जो बच्चों में भाषा सीखने का एक जन्मजात साधन है, यह क्या है? ये एक अर्जन कहलाएगा, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 29 देखेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है होशियार बच्चों को अतिरिक्त कठिन गृह कार्य देना, बी है निदानात्मक परीक्षण द्वारा खोजी गई बच्चों की अधिगम संबंधित कमियों और कठिनाइयों को दूर करना। तो ये बात ठीक है, निदानात्मक उपचारात्मक में यही होता है, पहले निदान किया जाता है उसके बाद उपचार किया जाता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 30 देखेंगे। प्राथमिक स्तर पर कविता शिक्षण के समय शिक्षक को किस पक्ष पर सबसे अधिक बल देना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर 1 है कविता से कठिन शब्दों के अर्थ रटवाने पर, तो एक तो एकदम नहीं। कविता को केवल व्याकरण नियमों पर नहीं, कविता के सस्वर वाचन, भावबोध और आनंदभूति पर, तो ये बात ठीक है, ठीक ना। कविता में आनंद आना चाहिए, ठीक ना। प्रश्न नंबर 31 देखेंगे। आदिकाल को वीरगाथा काल नाम किस सुप्रसिद्ध समीक्षक या विद्वान ने दिया था? तो ऑप्शन नंबर 1 आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी है राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मिश्र बंधु। तो देखिए जो वीरगाथा काल का नाम जो देने वाले लेखक थे वह कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 32 देखेंगे। देखिए वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप लोग जरूर करिए। अवधी भाषा में लिखित सूफी व काव्य परंपरा का प्रतिनिधि और सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य पद्मावत किसकी अमर रचना है? मुल्ला दाऊद, कुतुबन, मलिक मोहम्मद जायसी, मंझन। तो देखिए जो पद्मावत है मलिक मोहम्मद जायसी की है, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। हिंदी साहित्य के इतिहास में किस कालखंड को स्वर्णकाल के नाम से विभूति किया जाता है? आदिकाल, रीतिकाल, भक्तिकाल, आधुनिक काल। तो देखिए जो जाना जाता है भक्तिकाल, स्वर्णकाल को भक्तिकाल के रूप में जाना जाता है, ठीक ना, ये ध्यान रहे। प्रश्न नंबर 34 देखेंगे। चिदम्बरम काव्य कृति के लिए वर्ष 1968 ईस्वी में हिंदी भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले कवि कौन है? तो ऑप्शन नंबर 1 है रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंद पंत, महादेवी वर्मा, अज्ञेय। तो ये देखिए जो है सुमित्रानंद पंत, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 35 देखेंगे। प्रसिद्ध उपन्यास गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद्र का अंतिम और अधूरा उपन्यास कौन सा है? गबन, सेवा सदन, कर्मभूमि, मंगलसूत्र। तो जो अंतिम जो था
वह मंगलसूत्र था जो अधूरा रह गया, ठीक ना। और पूरा किया कौन किया था? इनके जो पुत्र थे अमृत राय ने। प्रश्न नंबर 36 देखेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी हुआ तो झांसी वाली रानी थी। यह सुप्रसिद्ध वीर रस की कविता के रचयिता कौन है? महादेवी वर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, मीराबाई शिवानी। तो जो है देखिए सुभद्रा कुमारी चौहान है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37 देखेंगे। आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, जिन्हें उनकी कृति यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला था? तो ऑप्शन नंबर सुभद्रा कुमारी चौहान, महादेवी वर्मा, मन्नू पांडारी, कृष्ण सोबती। तो देखिए जो यामा के लिए मिला था यह जो है महादेवी वर्मा है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 38 देखेंगे। सरस्वती पत्रिका के उस यशस्वी संपादक का नाम बताइए जिन्होंने हिंदी खड़ी बोली, गद्य और को व्याकरण समस्त और शुद्ध रूप दिया? भरतेंद्र हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रताप नारायण मिश्र। तो ये जो देने वाले आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखेंगे। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जो 1826 ईस्वी में साप्ताहिक रूप से कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस, इलाहाबाद, कलकत्ता, दिल्ली। तो देखिए ये जो हुआ था दिल्ली से 30 मई 1826 को, ठीक ना। सॉरी कलकत्ता से दिल्ली लगा रहा हूँ। प्रश्न नंबर 40 देखेंगे। प्रसिद्ध नाटक आषाढ़ का एक दिन की नाटककार निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए जो आषाढ़ के एक दिन के जो नाटककार है यह मोहन राकेश है, ठीक ना। प्रश्न नंबर 41 देखेंगे। विभक्त रस का अस्थायी भाव निम्नलिखित में से क्या है? शोक, विस्मय, जुगुप्सा, घृणा, निर्वेद। तो ये जो जुगुप्सा का मतलब घृणा, ठीक है। प्रश्न नंबर 42 है। सोरठा छंद के विषम पहले और तीसरे चरणों में कितनी मात्राएं होती है? जो सोरठा होता है उसमें पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है, जो दोहा का उल्टा होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नंबर 43 देखेंगे। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकार व खाए बैराज जग या पाए बैराज। इस प्रसिद्ध दोहे में कौन सा अलंकार है? तो देखिए कनक का मतलब होता है एक ही, अगर दोनों बार एक ही चीज़ शब्द लिखा हो उसका अर्थ अलग अलग हो तो यह यमक अलंकार होता है, ठीक ना। एक कनक का मतलब धतूरा होता है, एक कनक का मतलब सोना होता है। प्रश्न नंबर 45 देखेंगे। तरड़ी तनुजा तट तमाल तरवर बहु छाए, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो है, तो ये जो हो जाएगा अनुप्रास अलंकार, ठीक ना। जिस वाक्य में एक ही शब्द की एक ही वर्ड की बार बार आवृत्ति हो वह अनुप्रास अलंकार कहलाता है, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तो का ढेर आवृत्ति हुआ है। प्रश्न नंबर अगला देखेंगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सुन, पानी गए न उबरे मुई मानुष चून। इस दोहे की अंतिम पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो ये देखिए श्लेष अलंकार है। कौन सा? तो प्रश्न नंबर 46 देखेंगे। अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या होता है? क्रोध, उत्साह, विस्मय, आश्चर्य, रति। अद्भुत जब है तो आश्चर्य, ठीक ना। प्रश्न नंबर 47 देखेंगे। हरिपद कोमल कमल से इस काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। तो ये देखिए जो है उपमा अलंकार, ठीक ना। प्रश्न नंबर 48 देखेंगे। मात्रिक छंदों में लघु वर्ण जिसकी एक मात्रा गिनी जाती है
का संकेत चिन्ह क्या होता है? वक्र, खड़ी पाई, तो खड़ी पाई एक मात्रा के लिए खड़ी पाई, ठीक ना। प्रश्न नंबर 49 देखेंगे। मैं तो चंद खिलौना लाहूं, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, अनुप्रास अलंकार। तो देखिए रूपक अलंकार हो जाएगा, ठीक ना। चंद्र के समान रूप, चंद्र के रूप के समान करा मुझे खिलौना लाओ, श्री कृष्ण जी कह रहे हैं। प्रश्न नंबर 50 देखेंगे। बिनु पद चले बिनु काना, कर विदु कर्म करे विधि नाना, इस चौपाई में कौन सा अलंकार है? तो ये जो है कौन सा हो जाएगा बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक। और इसका उत्तर हम अगले क्लास में आप लोगों को बताएंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।